good morning. Today we are going to discuss about energy. The topic will be energy. We have all studied about the work done. हम लोग वर्क डन के बारे में पढ़ चुके हैं. अब वर्क डन से रिलेटेड एक और टॉपिक है हमारा जिसे हम क्या कहते हैं, एनर्जी कहते हैं. एनर्जी को हमें डिफाइन करना है. कैसे डिफाइन करेंगे आप? एनर्जी इज कंसिडर्ड एज कैपेसिटी टू डू वर्क. एनर्जी इज कैपेसिटी टू डू वर्क measured as work done. अब ये जो दोनों स्टेटमेंट्स हैं वो एनर्जी को पूरी तरह से डिफाइन कर सकते हैं. क्या है? फर्स्ट स्टेटमेंट इज कैपेसिटी टू डू वर्क. व्हाट इज एनर्जी? कैपेसिटी टू डू वर्क. व्हाट इट्स मीन? इसका मतलब ये है कि अगर आपको कुछ भी काम करना है फिजिकल, वो आपको क्या होना चाहिए? कैपेसिटी होनी चाहिए. एंड दैट कैपेसिटी इज एनर्जी. दैट कैपेसिटी इज एनर्जी. वही कैपेसिटी यहाँ पे क्या है? एनर्जी है. और आप एनर्जी को मेजर कैसे करोगे? वर्क डन के सेंस में. ठीक है. आपकी बॉडी से एनर्जी का लॉस हुआ है तो इसका मतलब वो कितना लॉस हुआ है, हाउ मच एनर्जी लॉस्ट यू. तो आप क्या करोगे? आपने जितना भी वर्क डन किया है वो आप मेजर कर लो. दैट विल बी द मेजर ऑफ एनर्जी. वही जो आपका वर्क डन होगा वही क्या है? एनर्जी का मेजर होगा. ठीक है. वर्क डन हम लोग निकालना जान चुके हैं. एफ एस कॉस थीटा, एफ इंटू एस, वो सारी चीजें. ठीक है. वर्क डन कैलकुलेट कर सकते हैं तो हमारा एनर्जी भी कैलकुलेट हो सकता है. इज दैट क्लियर? तो एनर्जी को ये दोनों स्टेटमेंट पूरी तरह से डिफाइन करते हैं. फॉर एग्जाम्पल जैसे अभी आप अपने घरों में बैठे हो, ठीक है, एक जगह आप स्टेबल हो, कोई दिक्कत नहीं है. लेकिन अगर आपसे कहा जाए कि बहुत जल्दी इमरजेंसी है और 100 मीटर रन करो, दौड़ के जाओ और दौड़ के आ जाओ, वेरी अर्जेंट, क्या करोगे? आप जाओगे, आप रन करोगे और रन करके फिर वापस भी आना है, रुकना नहीं है वहां पे. क्या होगा? तो जब आप वापस आओगे तो क्या अभी भी आप इतने नॉर्मल, इतने रिलैक्स स्टेट में रहोगे? नहीं हो सकते. क्यों? क्योंकि आपने फिर ये वर्क डन किया है. वर्क डन हुआ आपका, और ये जो वर्क डन है उसको करने के लिए मुझे आपको क्या चाहिए? कैपेसिटी, स्टेमिना, दैट इज एनर्जी. और इसीलिए जब आप वर्क डन करके आते हो तो आपको कुछ टायर्डनेस फील होती है. और वो जो टायर्डनेस है वो क्या है? वो शो करता है कि आपकी बॉडी से एक स्टेमिना था वो चला गया, यूज हो गया. कहाँ यूज हो गया? फॉर डूइंग दैट वर्क डन. उस वर्क को करने के लिए आपने वो स्टेमिना यूज कर लिया. ठीक है. ये चीज है. तो यहाँ पे ये जो आपकी एनर्जी है, कैपेसिटी टू डू वर्क, and it is can be measured as the work done. Okay. अब अगर आपने एनर्जी को मेजर कर लिया है एज अ वर्क डन या इन टर्म्स ऑफ वर्क डन, तो आपको उसको एक्सप्रेस करने की भी जरूरत है. तो आपको उसको लिखने के लिए यूनिट भी चाहिए होगी. यूनिट कैसे चाहिए? तो आपकी जो यूनिट वर्क डन की होगी सेम वही यूनिट हमारी एनर्जी की भी होती है. सो एसआई यूनिट ऑफ एनर्जी इज सेम एज वर्क डन, दैट इज जूल. CGS unit of energy is same as work done, that is erg. Okay, and 1 joule equals to 10 power 7 erg. हम चाहे तो आप लिख सकते हैं SI unit of energy is joule. दूसरा CGS unit of energy is this one, and 1 joule equals to 10 power 7 erg. 1 joule equals to 10 power 7 erg. हम यूनिट ऑफ एनर्जी को इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं. ओके. अब हमें यहाँ पे टाइप्स ऑफ एनर्जी को डिस्कस करने की जरूरत है. टाइप्स ऑफ एनर्जी, देखो एनर्जी कितनी भी तरह की होती है, इनफाइनाइट हो सकती है. ठीक है. क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे काम हैं और हर काम के लिए एनर्जी की जरूरत होती है, तो एनर्जी इनफाइनाइट. जियोथर्मल एनर्जी, ठीक, अभी आप आगे पढ़ोगे उसको. जियोथर्मल एनर्जी हो गई, ओशियन एनर्जी हो गई, वेव्स एनर्जी हो गई, टाइडल एनर्जी हो गई, विंड एनर्जी है, बहुत सारी तरह की एनर्जी है. लेकिन हमें बेसिकली दो तरह की एनर्जी पढ़नी है जो हमारी मस्कुलर मैकेनिकल एनर्जी से रिलेटेड है. मैकेनिकल एनर्जी
मैकेनिकल एनर्जी एक ऐसी एनर्जी है जो आपके मस्कुलर फोर्स से प्रोड्यूस हो सकती है। ठीक है, हम ऐसा कह सकते हैं इसको मैकेनिकल एनर्जी। या मैकेनिकल एनर्जी वो एनर्जी है जिसे हम डेली लाइफ में यूज करते हैं, हम इसको ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, इट इज मैकेनिकल एनर्जी। और ये जो आपकी मैकेनिकल एनर्जी है ये दो तरह से हो सकती है, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो हमारी जो मैकेनिकल एनर्जी वो हम दो तरह से इसको डिफाइन कर सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है ना। अब हम इन्हीं दोनों को सबसे पहले डिफाइन करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम पोटेंशियल एनर्जी को कंसीडर करते हैं। व्हाट इज पोटेंशियल एनर्जी? तो पोटेंशियल एनर्जी के बारे में आप सबको बहुत पहले से ही मालूम है, पढ़ते आ रहे हैं हम लोग। क्या है पोटेंशियल एनर्जी? पोटेंशियल एनर्जी ये दो तरह से आप इसे डिफाइन कर सकते हो। क्या है पोटेंशियल एनर्जी? पोटेंशियल एनर्जी is due to specific position, और दूसरा क्या है? due to configuration। पोटेंशियल एनर्जी आपकी फिर से दो तरह से डिवाइड की जा सकती है। फर्स्ट ड्यू टू स्पेसिफिक पोजीशन एंड सेकंड ड्यू टू कॉन्फ़िगरेशन। जब हम स्पेसिफिक पोजीशन की वजह से बात करते हैं तो ये जो आपकी एनर्जी है वो क्या बन जाती है? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। और यहाँ पे जो कॉन्फ़िगरेशन की वजह से आती है इसको हम क्या कहते हैं? इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, ये जो आपका सेंस है ग्रेविटेशन, आप जैसे आपने टर्म सुना ग्रेविटेशन आपको समझ में आ गया होगा कि ये जो टर्म है यानी ये जो एनर्जी है वो अर्थ सरफेस के रेस्पेक्ट में ही हो सकती है। इसीलिए हम यहाँ पे ये बता दें आपको कि ये जो स्पेसिफिक पोजीशन है वो किसके रेस्पेक्ट में है? अर्थ सरफेस के रेस्पेक्ट में। ठीक है, ये जो आपकी स्पेसिफिक पोजीशन बताई जा रही है वो किसके रेस्पेक्ट में है? अर्थ सरफेस के रेस्पेक्ट में है। फॉर एग्जाम्पल आपने एक फ्लावर पॉट लिया, ठीक है, उस फ्लावर पॉट को अभी आपने अर्थ सरफेस पे प्लेस किया है, लेकिन आपको यहाँ अच्छा नहीं लग रहा है। आपने कहा कि नहीं मैं उसको कहाँ ले जाऊंगा? अपने थर्ड फ्लोर पे ले जाऊंगा। तो आप उसको उठा के थर्ड फ्लोर पे लेके जाकर शिफ्ट करना चाहते हो, तो उसके लिए आपको वर्क डन करना पड़ेगा। और वो जो वर्क डन है वो आपके अंदर की स्टेमिना को कंज्यूम कर रहा है। तो वो जो यूज होती है वो कहाँ गया? वो यूज हो रहा है वो कहाँ जाएगा? वो स्टोर हो जाएगा। वो क्या होता है? स्टोर हो जाएगा किसमें? उस फ्लावर पॉट में, इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। क्यों? क्योंकि आप उसको अर्थ सरफेस के रेस्पेक्ट में इस हाइट पे ले आके प्लेस करते हो। और इस हाइट पे ले जाने का मतलब हुआ कि उसकी ये स्पेसिफिक पोजीशन है विद रेस्पेक्ट टू अर्थ, एंड दैट्स व्हाई द फ्लावर पॉट विल कंटेन पोटेंशियल एनर्जी, एंड दैट पोटेंशियल एनर्जी विल बी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। क्लियर? नेक्स्ट इज कॉन्फ़िगरेशन। व्हाट इज कॉन्फ़िगरेशन? कॉन्फ़िगरेशन का मतलब होता है बनावट। कॉन्फ़िगरेशन का मतलब होता है बनावट होता है। फॉर एग्जांपल जैसे आपने टॉय कार देखी है। जो टॉय कार होती है उसमें क्या होती है? आप कीज होती है, कीज के थ्रू आप उसको अंदर रोटेट करते हो, चाबी भरते हो, इसको कहते हैं। तो चाबी भरने से होता क्या है? आपने देखा होगा जब आप उसको की रोटेट करते हो तो आपको कुछ फोर्स अप्लाई करना होता है, और वो जो फोर्स अप्लाई करने की टेंडेंसी है उसकी वजह से अंदर उसके स्ट्रक्चर के अंदर जो है बॉडी के उसमें एक स्प्रिंग लगी होती है, और वो जो स्प्रिंग होती है वो एक्चुअली अपनी ओरिजिनल शेप से डीफॉर्म हो रही होती है। डीफॉर्म होने का मतलब क्या हुआ? डीफॉर्म होने का मतलब है कि वो अपने ओरिजिनल शेप से क्या हो रही है? शेप उसका चेंज हो रहा है। दैट इज नोन एज डिफॉर्मेशन। ठीक है, तो जब वो डीफॉर्म होती है, उसके शेप में चेंज होता है, तो वो ऐंठती है। ठीक है ना, वो ऐंठती है, इस तरह से ऐंठती जाती है, और आप जितना ज्यादा उसको करोगे उतना ज्यादा ऐंठती है। और जैसे ही आपने अर्थ सरफेस पर रख के उसको रिलीज किया तो जो आपकी की है वो अपोजिट डायरेक्शन में रोटेट करना स्टार्ट कर देती है, और जो कार है वो आगे चलती है। तो वो जो कार है वो आगे कैसे जा रही है? क्योंकि अंदर जो स्प्रिंग है वो अपने ओरिजिनल शेप में आने की कोशिश कर रही है, वो अपने ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन में आने की कोशिश कर रही है, और इसीलिए वो क्या होती है?
वो इसीलिए जो एनर्जी है वो कार को प्रोवाइड करती है और कार आपकी आगे धीरे धीरे बढ़ जाती है। लेकिन ये हमारी जो एक्चुअल कार है उसमें पॉसिबल नहीं है, ठीक है। वरना हर 10 मीटर के बाद आपको उठ के की लगानी पड़ेगी और उसे घुमाना पड़ेगा, फिर वो थोड़ी देर आगे चलेगी, फिर आप उसको, ठीक है ना, ये चीज़ है। तो ये समझ में आ गया। तो कॉन्फ़िगरेशन का मतलब होता है बनावट। आपके बनावट में जब चेंज होता है, एक और एग्जांपल ले सकते हैं जैसे बो एंड एरो, है ना। एक छोटा बच्चा है, मेन जो फेट है उसमें वो आराम से घूम रहा है, एक हाथ में बो लिए है, एक हाथ में एरो लिए है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जैसे ही उसने बो को एरो पे चलाया और इस तरह से स्ट्रेच किया, तो स्ट्रेच करने से क्या होगा, अब वो जिसकी तरफ पॉइंट पॉइंट करेगा वो सोचेगा, क्या सोचेगा कि अरे ये तो बच्चा है, अभी अगर छोड़ देगा तो ये आके जो एरो है वो मुझे हिट कर सकता है और हर्ट कर देगा। तो वो एरो जो है अब उसको हर्ट कैसे करेगा, जब तक वो हैंड में था उसके पास रिलैक्स मोड में, तब तक वो हर्ट नहीं करेगा। क्यों? वो इसलिए क्योंकि जो अब आपका बो है और जो एरो है, अब वो दोनों कंबाइंड फॉर्म में डीफॉर्म हो चुके हैं, और जब वो डीफॉर्म हो जाएंगे तो उनके पास इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी है, और उस एनर्जी से वो किसी को भी जाके हर्ट कर सकते हैं। इज दैट क्लियर? सो इट इज कॉन्फ़िगरेशन दैट इज इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। ठीक, अब आपको जो पढ़ना है वो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी के सिर्फ एग्जांपल्स ही आपको समझते हैं, ये आपके कोर्स में इसका एक्सप्लेनेशन एज सच नहीं है। ये आप पढ़ोगे हायर क्लासेस में, जब आओगे जैसे 11th वगैरह में आओगे तो वहाँ पे इसको डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे। ये जो आपका टर्म है स्पेसिफिक पोजीशन ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी, ये चीज यहाँ पे आपको डिस्कस करनी है। ओके, तो चलिए हम देखते हैं कि ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है। What is gravitational potential energy? या इसको चलिए फुल फॉर्म में लिख देते हैं पहले, शॉर्ट फॉर्म में बाद में लिख देंगे। इट इज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, है ना। आप इसे U, कैपिटल U से रिप्रेजेंट करते हो। हम इसे क्या करते हैं, कैपिटल U से रिप्रेजेंट करते हैं। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कैपिटल U। अब सीधा सा फंडा है कि हम इसको निकालते कैसे हैं, ठीक है ना। क्या होता है ये आपको समझ में आ गया होगा, लिखना चाहे तो फिर से लिख सकते हो आप। क्या है, ड्यू टू स्पेसिफिक पोजीशन। अब यहां पे एक टर्म और एक आप यूज कर सकते हो, क्या, विद रेस्पेक्ट टू अर्थ, विद रेस्पेक्ट टू अर्थ सरफेस। ठीक है, तो हम यहाँ पे इस तरह इसको डिफाइन कर सकते हैं। व्हाट इज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी? इट इज द पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू स्पेसिफिक पोजीशन विद रेस्पेक्ट टू अर्थ सरफेस। ठीक, नेक्स्ट, अब इसे हम फॉर्मलाइज करने जा रहे हैं। फॉर्मलाइज कैसे करेंगे, तो फॉर्मलाइज कैसे करना होगा, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी U इज इक्वल टू वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी। ग्रेविटी के अगेंस्ट में जब भी आप कोई वर्क डन करते हो तो वो आपका क्या बन जाता है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, एंड वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी का फॉर्मूला हमको याद है, क्या होता है, mgh, मास, एक्सीलरेशन एंड वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट। आप अर्थ सरफेस से उसको उठा के कितना ऊपर ले गए हो, दैट इज वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट mgh। तो आप U जो पोटेंशियल एनर्जी है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, हम उसको ऐसे यूज कर सकते हैं। नाउ व्हाट इज द SI यूनिट ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी? ऑफ कोर्स इट इज अ टाइप ऑफ एनर्जी एंड देयरफॉर इट विल बी जूल। CGS यूनिट इट विल बी अर्ग, ERG, अर्ग। गॉट इट? तो ये आपको फॉर्मूला भी मिल गया, यूनिट भी मिल गई। अब इसको, इसी चीज को हम थोड़ा सा और एक्सप्लेन करते हैं डायग्राम के बेस पे, ठीक है, तो आपको ज्यादा बेहतर समझ में आ जाएगा और अच्छा समझ में आ जाएगा। हटा दें इसको। डायग्राम के बेस पे क्या है, मुझे आपको सिर्फ ये समझाना है कि जो ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी होती है वो किस तरह से अर्थ सरफेस से रेस्पेक्ट में चेंज होती है। ठीक है, जैसे सपोज ये आपका एक अर्थ सरफेस है, ठीक है, ग्राउंड सरफेस है, और इस अर्थ सरफेस पे यहाँ पे ये एक मास रखा हुआ है। ठीक, अर्थ सरफेस पे रखा हुआ है,
तो फॉर दिस अर्थ सरफेस h इज इक्वल टू 0. व्हाट इज h? h इज द हाइट अबव द सरफेस ऑफ अर्थ. तो h इज 0 क्योंकि वो अर्थ सरफेस पे, हम अभी अर्थ सरफेस पे ही है, तो हमारी जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो क्या हो जाएगी? 0, क्योंकि हाइट क्या हो गई हमारी? 0 है. तो h अगर 0 हो गया तो पोटेंशियल एनर्जी विल बी 0 फॉर दिस पोजीशन. ठीक है. नेक्स्ट अगर हम देखें तो सपोज ये यहां पे आ गया. अब ये जो मास आपका है वो h1 है ना, h1 डिस्टेंस पे, या मान लीजिए इसको h1 डिस्टेंस पे आ गया. तो अब ये जो आपका मास है स्मॉल m, ये पहले के रेस्पेक्ट में क्या हुआ? h1 हाइट पे ऊपर आ गया. ऊपर से कहां आ रहा है उससे मुझे मतलब नहीं है. मुझे क्या टारगेट करना है? अर्थ सरफेस से वो कितना हाइट गेन करता है, एंड दैट इज h1 है. सो क्या बता सकते हैं उसके पास पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी? हम बिल्कुल बता सकते हैं. क्या होनी चाहिए? mgh. मास कितना है, g कितना है, और उसकी हाइट कितनी है. क्लियर? अब अगर इसी को नेक्स्ट स्टेज में मैंने इसको यहां से शिफ्ट किया, कहां चले गए? इस पोजीशन तक कर दिया, और ये पूरी हाइट आपकी कितनी हो गई? h2. ये पूरी हाइट क्या हो गई? h2. तो अगर आप हाइट h2 तक लेके चले गए तो इस पोजीशन पे, यहां पे इस पोजीशन पे ये जो एनर्जी है वो भी इस पोजीशन पे, मैंने यहाँ पे लिख दिया है, वो एक्चुअली इस पोजीशन की बात हो रही है क्योंकि स्पेसिफिक पोजीशन की बात करते हैं हम लोग. यहाँ पे ये जो आपका मास है वो कहाँ पहुंच गया है? इस स्पेसिफिक पोजीशन पे. तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे आने के बाद वो एक पोटेंशियल एनर्जी गेन कर रहा है. एंड व्हाट विल बी द पोटेंशियल एनर्जी? सो पोटेंशियल एनर्जी विल बी mgh2. इस तरह से आ गया. अब ये जो आपका पोटेंशियल एनर्जी है फॉर h1 एंड दिस पोटेंशियल एनर्जी फॉर h2, क्या ये दोनों पोटेंशियल एनर्जी सेम हो सकते हैं? बिल्कुल नहीं हो सकते. क्यों? क्योंकि इनकी जो हाइट है अर्थ सरफेस से वो डिफरेंट है. ठीक है ना, इनकी जो हाइट है अर्थ सरफेस से वो डिफरेंट होगी, और इसीलिए यहाँ पे इनके पास पोटेंशियल एनर्जी होगी वो भी क्या होगी? डिफरेंट होगी, अलग अलग होगी. तो यहाँ पे जो आपका पोटेंशियल एनर्जी है फॉर हाइट h1 एंड पोटेंशियल एनर्जी फॉर हाइट h2, which one will be greater? तो ऑफ कोर्स जिसके पास हाइट ज्यादा है उसके पास पोटेंशियल एनर्जी भी ज्यादा होनी चाहिए. ऑफ कोर्स जिसके पास हाइट ज्यादा है उसके पास पोटेंशियल एनर्जी भी ग्रेटर होगी. ठीक है. तो हम यहाँ पे एज्यूम, यहाँ पे मान सकते हैं कि h1, आपको समझ में भी आ रहा है, h1 इज लेस देन h2 एंड देयरफॉर पोटेंशियल एनर्जी फॉर h1 will be less than potential energy for h2. ठीक है ना. आप यहाँ पे मेंशन भी कर सकते हो. क्या मेंशन करेंगे आप? पोटेंशियल एनर्जी फॉर h1 is less than potential energy for h2. आपने इसको मेंशन कर दिया है ऐसे. ठीक है. So what is the difference? अगर ये ग्रेटर है तो कितने अमाउंट से ज्यादा है, कितने अमाउंट से एक्सीड कर रहा है, दैट इज द डिफरेंस. तो डिफरेंस क्या होगा? तो चेंज दिस स्मॉल ट्रायंगल दैट इज डेल्टा इज शोज अ चेंज इन एनी क्वांटिटी. तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इट विल बी mgh2 greater 1 minus mgh1 small energy. So mg will be same, h2 minus this one. So this change in potential energy is here mgh2 minus h1. और ये जो पोटेंशियल एनर्जी में चेंज आया है, डिफरेंस आया है, वो किसकी वजह से आएगा? वो आपका हाइट में होने वाले चेंज की वजह से आना चाहिए. इज दैट क्लियर? तो जो हाइट है वो डिसाइड करती है कि ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी. एंड व्हाट इज द हाइट? हाइट इज जस्ट अबव द सरफेस ऑफ अर्थ. अर्थ सरफेस से आप जीरो लोगे, वहां से स्टार्ट करते जाओगे, दैट इज द हाइट. ऊपर से नीचे आएंगे तो हाइट नहीं, वो क्या हो जाती है? जनरली हम उसको डेप्थ कहते हैं. अगर अर्थ सरफेस से आप नीचे चले गए तो वो क्या हो जाता है? डेप्थ हो जाता है. क्लियर? तो ये चीज समझ में आ गई. ओके. तो इट इज ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी. अब एक छोटा सा क्वेश्चन है वो हम यहाँ पे देख ले रहे हैं, है ना. एक छोटा सा क्वेश्चन है, मैं आपको बताना चाह रहा था. ये क्वेश्चन है छोटा सा. इट इज अ स्टेयर्स.
ये स्टेयर्स का एक पार्ट है, और सपोज ये कितने स्टेप्स का पार्ट हो गया, 1, ये फर्स्ट स्टेप, ये सेकेंड स्टेप, और ये क्या है, थर्ड स्टेप। 3 स्टेप में स्टेयर्स हमारी क्या होती है, कंप्लीट हो जाती है। और एक पर्सन है वो यहां से स्टार्ट करता है और ये पर्सन फिर यहां आ जाए, ठीक है। ये पोजीशन ए से स्टार्ट करता है और लास्ट में ये कहां पहुंचेगा, पोजीशन बी पे आ जाता है। ओके, सो अगर ये जो स्टेप्स हैं, ये जो आपको स्टेप्स दिखाई दे रहे हैं, ये जो हाइट है, हर एक स्टेप की हाइट आपकी कितनी है, 10 सेंटीमीटर। ईच स्टेप इज ऑफ हाइट 10 सेंटीमीटर। ईच स्टेप इज ऑफ हाइट 10 सेंटीमीटर। So what will be the gravitational potential energy of this person at the highest position? ठीक है ना। तो यहां पे आने के बाद उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, बी पोजीशन पे उसकी पोटेंशियल एनर्जी आपको निकालनी है। क्लियर? अगर बी पोजीशन पे निकालनी है तो हमने तो यहां से हाइट तो निकल जाएगी, ठीक है ना, टोटल हाइट। मास ऑफ द पर्सन, इट इज गिवन, mass of the person equals to suppose 70 kg. Acceleration due to gravity, it is given suppose 9.8 meter per second square. Okay, and now total height, it is the question. अब आप इसको सॉल्व कैसे करोगे, है ना, सॉल्व कैसे करोगे। तो देखो मास इज गिवन 70 kg, G is given 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब देखो G की वैल्यू यहाँ गिवन है तो आप 10 नहीं ले सकते, अब आपको 9.8 ही यूज करना होगा। ओके, तो ये G की वैल्यू होगी 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नाउ व्हाट विल बी द टोटल हाइट फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ। अब ये आपको कैलकुलेट करना है, हमें यहाँ पे निकालना है कि अर्थ सरफेस से बी पोजीशन तक पहुंचने में वो टोटल कितना हाइट ऊपर चला जाएगा। तो क्या होगा, तो आप यहाँ से ये हॉरिजॉन्टल सरफेस कंप्लीट कर लो। अब ये ए पॉइंट पे था तो इसकी जो हाइट थी वो क्या थी, 0, और जब वो बी पॉइंट पे पहुंचेगा तो ये इसकी टोटल हाइट हो जाएगी, ठीक है। और ये जो इसकी टोटल हाइट है वो किसकी वजह से है, वो इन 3 स्टेप्स की वजह से है। तो 3 स्टेप्स की वजह से टोटल हाइट आपको निकालनी होगी। तो आप टोटल हाइट कैसे निकालोगे, 10 सेंटीमीटर प्लस 10 सेंटीमीटर प्लस 10 सेंटीमीटर, इट इज द टोटल हाइट, 10 प्लस 10 प्लस 10, ठीक है। इस तरह से आ गया, कितने भी, ठीक है। ऐसे लिखिए, या आप लिख सकते हो 10 सेंटीमीटर एंड मल्टीप्लाई 3। मल्टीप्लीकेशन इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ एडिशन, है ना, ये हम लोग जानते हैं। तो यहाँ पे आप जो 10 प्लस 10 प्लस 10 कर रहे हो, तो मैंने उसको सीधे लिख दिया 10 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 3, आप ऐसे लिख दो। बट यहाँ पे देखो एक केजी है, दैट इज एसआई यूनिट, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एसआई यूनिट, तो आपको सेंटीमीटर को भी मीटर में चेंज करना होगा, एंड इट इज डिवाइड बाय 100, that will be 0.1 meter into 3 and it is 0.3 meter। इस तरह से आ गया। अब हमको मास भी मालूम है, जी भी मालूम है, एच की वैल्यू भी मालूम होगी, तो क्या हम यहाँ से उसकी बी पोजीशन पे ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी निकाल सकते हैं। तो पोटेंशियल एनर्जी एट पोजीशन बी इट इज इक्वल टू क्या हो जाना चाहिए, वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी। फॉर्मूला क्या है, सीधे सीधे हमको मालूम है, mgh। What is mass, 70 into 9.8 and into h, h is 0.3, ठीक है। इसी को अगर हम सॉल्व करना चाहें, सो इसका एक डेसिमल से इसका 0 हट जाएगा, तो 3 7 जा 21 into 9.8 ऐसे आ जाएगा। सो 21 into 9.8 क्या हो जाना चाहिए, आप यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लो, 98 21 1 8 जा 8 1 9 जा 9 2 8 जा 16 2 9 जा 18 1 8 5 0 2 2 0 5 8 डेसिमल, इतना इन SI यूनिट। सो पोटेंशियल एनर्जी एट पोजीशन बी विल बी दिस, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन हमको ऐसे सॉल्व करना होंगे, ठीक है। तो यह चीज हमारी क्लियर हो गई, है ना। अब ये अगर क्लियर हो गया है तो इसी तरह के आपको क्वेश्चन मिलते हैं ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी से रिलेटेड, आप उसको बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हो।
फिर भी अगर आपको कोई डाउट मिलता है तो आप उसको कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हो, उसका सॉल्यूशन आपको बहुत जल्दी सेंड कर दिया जाएगा। ओके, अब ये जो हमारा ये तो न्यूमेरिकल पार्ट हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास कुछ इसके रीजनिंग वैल्यूज भी आती हैं, जैसे वाटर कंटेन्ड इन अ डैम एट अ सर्टेन हाइट कंटेन्स पोटेंशियल एनर्जी। होता है जो आपके डैम्स होते हैं वो बहुत हाइट पे होते हैं, और उस हाइट पे होने की वजह से, हाइट किसके रेस्पेक्ट में, अर्थ सरफेस, ये हम हैं, और यहाँ से वो डैम्स वो इतनी हाइट पे हैं, तो जो हाइट है वहाँ पे जो वाटर स्टोर है उसके पास क्या होती है, पोटेंशियल एनर्जी होती है, और वो उस पोटेंशियल एनर्जी को जब यूज़ करता है तो मीन्स अगर वहाँ से वाटर को गिराया जाएगा तो अपनी उस पोटेंशियल एनर्जी को वो यूज़ करेगा, और यूज़ करने से क्या होगा, आके अर्थ सरफेस पे हिट करेगा, या तो एक बैड इफेक्ट क्रिएट कर सकता है, ठीक है ना। लेकिन जो डैम्स बनाए जाते हैं वो किस लिए बनाए जाते हैं, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए, और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए हमें जो जनरेटर है उसको रोटेट करना होता है, जिसे हम टरबाइन कहते हैं, और टरबाइन बहुत हैवी होता है, तो उसको हम और आप 8 10 15 लोग मिलकर नहीं रोटेट करा सकते, तो इसके लिए उस हाइट से उस पर पानी ऐसे वाटर गिराया जाता है, तो जब वाटर गिराते हैं तो टरबाइन अपने आप रोटेट होने लगता है। सोचिए कितनी एनर्जी होती है उसके पास कि उस हैवी टरबाइन को भी रोटेट करा देता है। क्लियर? तो इस तरह से इसके और भी कई सारे एग्जांपल्स हैं, आप पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा, और अब वो समझ में आएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट हमारा जो है वो है काइनेटिक एनर्जी। अब हम काइनेटिक एनर्जी के लिए एक्सप्रेशन लिखने जा रहे हैं। नाउ व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी? अब काइनेटिक एनर्जी को हम डिफाइन करने जा रहे हैं। सो व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी? काइनेटिक एनर्जी अगर हमें डिफाइन करनी है तो हमें सिर्फ इतना समझना है, इट इज ड्यू टू वेलोसिटी, मोशन, आप पहले ऐसा लिख लो, मोशन ऑफ बॉडी। अगर बॉडी मोशन में है तो उसके पास क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी। इफ द बॉडी इज इन मोशन देन इट विल possess काइनेटिक एनर्जी। अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में आता है तो इसका मतलब वो एक एनर्जी कैरी कर रहा है, एंड दैट इज काइनेटिक एनर्जी। और अगर उसकी काइनेटिक एनर्जी को मेजर करना है, सो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv²। इट इज द एक्सप्रेशन फॉर काइनेटिक एनर्जी, हाफ mv²। ठीक है, तो इस तरह से हम उसकी काइनेटिक एनर्जी को मेजर कर सकते हैं। लेकिन अब ये जो आपका, जैसे हमने ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी देखा, तो इट इज वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी। ये क्या है, इसमें वर्क डन कैसे इन्वॉल्व होगा? तो बिल्कुल इन्वॉल्व होगा। कैसे इन्वॉल्व होगा? जब भी कोई ऑब्जेक्ट आपका रन करता है, फॉर एग्जाम्पल सपोज ये एक क्लिफ है, ठीक, क्लिफ है और आप यहाँ पे ऐसे जा रहे हैं, और ऊपर से जो क्लिफ है ऑफ कोर्स वहां पे स्टोन वगैरह होंगे, तो हैवी स्टोन यहाँ से रन करता हुआ, किसी वजह से रन करता हुआ आपकी तरफ आने लगा। अब क्या होगा, क्या करेंगे आप? आपके पास आने जाने का कोई अगल बगल रास्ता नहीं है, क्या होगा? तो आपकी कोशिश यही होगी कि आप उसको वहीं पर रोक लो, इस तरह से उसको रोक दीजिए। लेकिन आपको क्या लगता है कि आप इतनी आसानी से रोक लोगे उसको? क्यों नहीं आसान होगा? क्योंकि वो रोल करता हुआ आ रहा है और तेजी से आ रहा है, यानी उसकी जो स्पीड है, वेलोसिटी है, वो बहुत ज्यादा है। और उस स्पीड या वेलोसिटी को जो उसके पास बहुत ज्यादा है, उसको कम करने के लिए आपको क्या करना है, एक अपोजिंग फोर्स अप्लाई करना है। लेकिन वो जो फोर्स अप्लाई करोगे, जब ये आपके कांटेक्ट में यहाँ पे आएगा ऐसे, तो आप उस पर फोर्स अप्लाई करना स्टार्ट कर दोगे, है ना। और जब आप उस पर अपना फोर्स अप्लाई करना स्टार्ट करोगे, देन व्हाट, आपको इसे रोकने के लिए कुछ डिस्प्लेसमेंट आप में भी होगा। क्यों? क्योंकि इसको रोकना इतना आसान नहीं है, वो एक एनर्जी कैरी करता हुआ आ रहा है, और जो भी उसके रास्ते में आएगा ये उसको अपने डायरेक्शन में पुश करने की कोशिश जरूर करेगा। और यही हुआ, ये आप इसको रोक रहे हो, ठीक है ना, लेकिन इसकी वेलोसिटी बहुत ज्यादा है, इसीलिए इसकी एनर्जी बहुत ज्यादा है, और उस एनर्जी को हटाने के लिए, कम करने के लिए आपको अपने तरफ से उसको फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। और फोर्स अप्लाई करने की टेंडेंसी में आपकी जो पोजीशन थी वो यहां से इस पोजीशन तक चेंज हो गई, आप इस पोजीशन पे आ गए, हुआ। तो यहाँ पे आने के बाद आपने उसकी जो वेलोसिटी थी वो एकदम जीरो कर दी,
खत्म हो गई। तो हुआ क्या, वो रोल करता हुआ आ रहा था, इसका मतलब उसके पास वेलोसिटी थी, मींस उसके पास काइनेटिक एनर्जी थी, ठीक है। और आपने उसकी वेलोसिटी यहां से यहां तक ले आके जीरो कर दी, तो आपने कुछ वर्क डन किया, कितना आपने फोर्स अप्लाई किया इन दिस डायरेक्शन, तो आपका जो फोर्स अप्लाई मान लीजिए 100 न्यूटन था, और ये डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया 5 मीटर। स्टोन आपको 5 मीटर तक पुश कर ले गया, दैट विल बी द डिस्प्लेसमेंट ऑफ योर फोर्स अप्लाइड, और इसीलिए टोटल आपका जो वर्क डन होगा वो कितना हो जाएगा 500 न्यूटन जूल। तो ये जो 500 जूल है वो आपको लगाना, काम करना पड़ा, वर्क डन करना पड़ा, क्यों, क्योंकि आप इसकी वेलोसिटी को जीरो करना चाहते थे, और जीरो करना चाहते थे इसका मतलब ये है कि आप उसकी काइनेटिक एनर्जी खत्म करना चाहते थे, ठीक है। इसका जो वर्चस्व था इसमें आप उसको फिनिश करना चाह रहे थे, बात समझ आई। सो इट इज वर्क डन, ये क्या है, वर्क डन हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये वर्क डन किस लिए है, उसकी वेलोसिटी को जीरो करने के लिए, और यही वर्क डन जो आपने किया है वो इसके काइनेटिक एनर्जी के मेजरमेंट को शो करता है, ठीक है ना। तो इस तरह से काइनेटिक एनर्जी वर्क डन से रिलेटेड है, ओके। तो ये तो एक नॉर्मल एग्जांपल था। अब ये जो आपकी काइनेटिक एनर्जी है इसकी यूनिट भी क्या होगी, तो मैंने आपको बताया कि यूनिट एनर्जी कोई भी हो, यूनिट हमेशा क्या होगी, जूल हो जाएगी, एंड उसकी सीजीएस यूनिट क्या होगी, आर हो जाएगी। सो इट इज हाफ mv स्क्वायर, ठीक है। अब देखो आप लोग मोमेंटम पढ़ चुके हो, है ना, हम लोग मोमेंटम पढ़ चुके हैं, मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम हम लोगों ने पढ़ा था फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन में, ठीक है। तो उसमें हम लोगों ने क्या देखा था कि व्हाट इज मोमेंटम, मोमेंटम इज मास इनटू वेलोसिटी, मोमेंटम इज मास इनटू वेलोसिटी। तो इसका मतलब जो मोमेंटम है उसमें भी वेलोसिटी इन्वॉल्व है, वेलोसिटी है तो वहां पे काइनेटिक एनर्जी होगी। इसका मतलब ये हुआ कि मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी के बीच में एक रिलेशन हो सकता है, तो हम वो रिलेशन यहाँ पे लिखने जा रहे हैं, और क्या है वो रिलेशन, p स्क्वायर इज इक्वल टू 2mk। क्या मतलब हुआ, p इज मोमेंटम, p आपका क्या है, मोमेंटम ऑफ द बॉडी, जिसे हम मास इनटू वेलोसिटी से शो करते हैं, m मास है मालूम है, एंड k इज काइनेटिक एनर्जी। सो p स्क्वायर इज इक्वल टू 2mk। हम इस तरह से रिलेट कर सकते हैं मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी को, ठीक है। इसका मतलब ये है कि आप अगर काइनेटिक एनर्जी में वेरी करते हो, चेंज करते हो, तो आपका जो मोमेंटम होगा उसमें भी वेरिएशन आएगा, ठीक। ये बात समझ में आ गई। तो इस तरह से ये आपका काइनेटिक एनर्जी हो गया। अब इस पे ये जो आपका रिलेशन है इसको कुछ हम क्वेश्चन देख लेते हैं, हटा दें इसको। एक क्वेश्चन है छोटा सा, a ball of mass 0.5 kg travels with velocity 20 meter per second. Calculate its kinetic energy. आपको इसकी काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करनी है, कैसे कैलकुलेट करोगे, ठीक है। सिंपल सा फॉर्मूला है, सॉल्यूशन आपका क्या होना चाहिए, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर। हाफ मास कितना हो गया 0.5 इन SI यूनिट, व्हाट इज वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड SI यूनिट, और हमको वेलोसिटी को क्या करना है, स्क्वायर कर देना है, ठीक है। सो काइनेटिक एनर्जी विल बी 1/2 0.5 इंटू 20 मल्टीप्लाई 20, ऐसे ही करते हैं। तो देखो इसका जो डेसिमल है वो इसके एक जीरो से कैंसिल हो जाएगा, और 2 से इसको डिवाइड कर दें, या इसको रहने दो, हम इसी को कैंसिल कर दें, तो क्या है 20 इंटू 5 दैट इज 100 जूल। सो काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी विल बी 100 जूल। सिंपल सा है, ठीक है, ये तो आपको समझ आएगा। नाउ व्हाट, अब एक अनदर क्वेश्चन है, एंड द क्वेश्चन इज, ये मुझे लिखना पड़ेगा, टू बॉडीज of different masses have same momentum, which will have
greater kinetic energy। एक क्वेश्चन है ये, ठीक है। सॉल्व कैसे करेंगे इसको? तो इसको सॉल्व करने के लिए आपको देखना होगा कि यहाँ पे कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं दी है उसने। सबसे पहली चीज तो ये, तो मतलब ये है कि आप कोई डायरेक्ट फॉर्मूला काइनेटिक एनर्जी के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। और अगर डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई नहीं करोगे तो आपको उनमें ये कैसे पता चलेगा कि विच वन इज ग्रेटर? ठीक, तो हमने क्या देखा कि वो दो बॉडीज की बात कर रहा है, ठीक है। सबसे पहले हमें क्या देखना है, इट इज टॉकिंग अबाउट टू बॉडीज। एक्चुअली देखो, न्यूमेरिकल ऐसी चीज है कि आप उसको जब तक पढ़ोगे नहीं, समझोगे नहीं, आप सॉल्व नहीं कर सकते, ठीक। तो और न्यूमेरिकल सिर्फ प्रैक्टिस पे आता है। हो सकता है कि जब आप इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करके जाओ, खूब प्रैक्टिस करके जाओ, और जब एग्जाम हॉल में बैठोगे, एग्जामिनेशन हॉल में आप जाएंगे, बैठेंगे, तो एट द टाइम हो सकता है वो आपको स्ट्राइक ना करे माइंड में, ठीक है। तो न्यूमेरिकल आपका थोड़ा सा प्रैक्टिस मांगता है। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे, आपका जो फ्लो होगा उतना ही इजी हो जाएगा, ठीक। टू बॉडीज, दो बॉडीज की बात कर रहा है, लेकिन उन दोनों बॉडीज की मास क्या है, डिफरेंट है। इसका मतलब क्या हुआ, एक मास कम होगा, दूसरे का मास ज्यादा होगा। तो ऑफ कोर्स एक हैवी ऑब्जेक्ट होगा और एक लाइटर ऑब्जेक्ट होगा। सेम मोमेंटम, थर्ड वन। अब वो जो दोनों बॉडीज है वो सेम मोमेंटम कैरी कर रहे हैं, मास इनटू वेलोसिटी, सेम मोमेंटम कैरी कर रहे हैं। तो इसलिए बताना है कि विच वन हैज ग्रेटर काइनेटिक एनर्जी। तो आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे हम काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम के रिलेशन को अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। सो लेट m1 इज लेस देन m2। दो मासेस हैं, मान लिया m1 and m2 आर टू मासेस एंड m1 इज लेस देन m2। तो लाइटर मास कौन सा हुआ, m1। हैवियर मास कौन सा हो गया, m2, ठीक है। तो ये इस तरह से आ गया, m1 इज लेस देन m2, डिफरेंट मासेस, मोमेंटम सेम है। वेलोसिटी की जरूरत नहीं है, मोमेंटम सेम, मैंने सीधे लिख दिया, मोमेंटम ऑफ द फर्स्ट बॉडी इज इक्वल टू मोमेंटम ऑफ सेकेंड बॉडी। ओके, K1 काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फर्स्ट बॉडी क्या होगा? सो आपको रिलेशन याद हो, p स्क्वायर इक्वल टू 2mk। सो k इज इक्वल टू p स्क्वायर अपॉन 2m। हम यही रिलेशन यहाँ पे यूज करने जा रहे हैं, p स्क्वायर अपॉन 2m। तो K1 विल बी p1 स्क्वायर अपॉन 2m1। आ गया। ऑल्सो K2 काइनेटिक एनर्जी फॉर सेकेंड बॉडी क्या होना चाहिए, p2 स्क्वायर एंड अपॉन 2m2। डन, इट इज इक्वेशन 1, इट इज इक्वेशन 2। हम ऐसा लिख सकते हैं इसको। आ गया। अब आपको क्या करना है, जब इस तरह की इक्वेशन बनती है तो यहाँ पे देखो कोई और टर्म एडिशन में नहीं है। तो जब ऐसा हो तो आप इसको क्या करो, डिवाइड कर दो। हम इसको क्या करें, डिवाइड कर देते तो हमारा काम आसान हो जाएगा। 1 डिवाइड बाय 2, 1 को मैंने 2 से डिवाइड कर दिया। K1 बाय K2, लेफ्ट हैंड साइड को डिवाइड कर। अब बारी आती है राइट हैंड साइड को। कैसे डिवाइड करोगे, K1 की वैल्यू लिखने जा रहे हैं, p1 स्क्वायर अपॉन 2m1। इसको डिवाइड करना है किससे, K2 से। K2 की वैल्यू क्या है, p2 स्क्वायर एंड अपॉन 2m2। दिस वन हो गया। तो यहाँ पे आप देखो क्या लिखोगे, p1 स्क्वायर अपॉन 2m1 मल्टीप्लाई 2m2 एंड अपॉन p2 स्क्वायर। अब आप देखिए दोनों के मास या मोमेंटम क्या है, सेम है। तो p1 एंड p2 आर सेम एंड देयरफॉर p1 स्क्वायर p2 स्क्वायर विल बी कैंसल आउट। डन, 2 कैंसल आउट, m2 अपॉन m1, ठीक है। सो K1 बाय K2, ये हमें एक रिलेशन मिल गया, m2 अपॉन m1।
इज दैट क्लियर? ये चीज समझ में आ गया हम वहां तक पहुंचे कैसे? ठीक, तो इसको मेंशन कर लीजिए, नोट कर लीजिए इसको। हो गया? ये रिलेशन हमको मिल गया, लेकिन मुझे क्या बताना है, विच वन विल हैव ग्रेटर काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी ज्यादा किसकी है, ये कैसे पता चलेगा? तो ये मुझे यहां से समझ में आएगा, ठीक है ना। हम इस रिलेशन में इसको यूज करने जा रहे हैं, देखिएगा, ये इरेज कर देते हैं। K1 by K2 इक्वल्स टू M2 by M1। अब इसी के आगे कंटिन्यू करना है, एज M1 इज लेस देन M2। अब इसी आगे कंटिन्यू करना है, एज M1 इज लेस देन M2, therefore M2 by M1 is greater than 1। ये बात समझ में आई? जैसे इक्वल के साइन को यूज करके हम एक तरफ से दूसरी तरफ चीजों को ट्रांसफॉर्म करते हैं, इसी तरह से यहाँ पे ये आपकी क्या है, लेस देन का साइन है, और इस लेस देन के साइन के इस तरफ से हमने एक और मास को दूसरी तरफ शिफ्ट किया, तो ये जो आपका मास है इसको हम लिख सकते हैं इनटू 1 लिख सकते हैं। तो जब उसको उधर लेके जाओगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, 1 बचेगा, और ये क्योंकि यहाँ मल्टीप्लाई कर रहा है तो उधर जाके क्या होगा, डिवीजन में आ जाएगा। क्लियर? मींस M2 by M1 is greater than 1। ठीक, तो जहां पे M2 by M1 है, ये जो लिखा हुआ है ये क्या हो गया, उसकी वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, और M2 by M1 is equal to K1 by K2, therefore K1 by K2 डन। जहां पे M2 by M1 था वहां मैंने क्या लिख दिया, K1 by K2, तो K1 by K2 ये ऐसा है। K2 is less than K1। K2 is less than K1। K2 को आपने इधर मल्टीप्लाई कर दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो हमें क्या मिला, K2 is less than K1। समझ में तो नहीं आ गया है ना? K2 is less than K1 क्या मतलब हुआ, K2 जो हुआ means kinetic energy for the second body will be less than kinetic energy of the first body। What was the question? Which will have greater kinetic energy? So what will be your answer? Answer will be the first object, that is M1, and M1 is less than M2 means M1 की वैल्यू कम है, so lighter body will have greater kinetic energy। मतलब जो लाइट ऑब्जेक्ट है इसका मास कम है, वो क्या करेगा, ग्रेटर काइनेटिक एनर्जी को कैरी करता है इफ बोथ द बॉडीज हैव सेम मोमेंटम। ठीक है ना? तो इस तरह से हम यहाँ पे इसको सॉल्व कर सकते हैं। ये थोड़ा सा आपका कंफ्यूजन क्रिएट कर सकता है, लेकिन बहुत सिंपल सा है। M2 by M1 लिखा है, इसकी वैल्यू मुझे निकालनी है, तो मैंने यूज किया M1 लेस देन M2। ये हमने शुरुआत में कंसीडर किया था स्टार्टिंग में, तो यहीं से देखो M1 को इधर शिफ्ट कर दिया, तो इट विल बी M2 by M1 व्हिच विल बी ग्रेटर देन 1। M2 by M1 ये लिखा है, उसकी वैल्यू किसके इक्वल है, K1 by K2। सो इसको मैंने रिप्लेस कर दिया K1 by K2 के साथ, तो इट विल बी लेस ग्रेटर देन 1। सो K2 को आपने शिफ्ट किया इधर, तो ये हमारा रिजल्ट आ गया, लाइटर ऑब्जेक्ट विल हैव ग्रेटर काइनेटिक एनर्जी। ठीक है? इस तरह से आप इसको कंप्लीट कर सकते हो। अब इसी तरह के इस पे सिंपल से न्यूमेरिकल आपको आ सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मूले बेस्ड न्यूमेरिकल, पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्मूले बेस्ड न्यूमेरिकल, बहुत इजी है। बस आपको ये याद रखना है कि जो भी आपकी एनर्जी हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं, काइनेटिक एंड पोटेंशियल, वो जो होगा वो वर्क डन से रिलेटेड, सिंपल। ठीक है? तो आपके एमसीक्यूज में भी इसमें काफी हेल्प मिल सकती है। ओके, तो आई होप आपको ये चीजें समझ में आई होंगी। कोई भी अगर आपको डाउट हो उसको अपने कमेंट बॉक्स में मेंशन करिए, रिस्पांस आपको मिलेगा। और दूसरी चीज, जितना ज्यादा हो सके इसको शेयर करो। अगर आपको अच्छा लगा वीडियो, शेयर करिए, कमेंट जरूर करिए। कमेंट करते हो तो मुझे समझ में आता है कि मुझे और इसमें क्या बेहतर बनाना है। ठीक है बेटा, थैंक यू।